उत्तराखंड स्थापना दिवस को लेकर सम्मेलन में सीएम धामी की घोषणा। प्रदेश में प्रवासी उत्तराखंड परिषद का होगा गठन। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे नेशनल गेम्स। 5 कमेटियों का भी गठन। राष्ट्रीय खेलों की तारीख पर आईओए की अंतिम मुहर। केदारनाथ उपचुनाव के प्रचार में डटे कांग्रेस दिग्गज। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कई नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से चुनाव प्रचार में किया प्रतिभाग। 17 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट। 13 नवंबर से उत्तराखंड को 3 हवाई सेवाओं की सौगात। सीएम धामी आज करेंगे शुभारंभ। 13 नवंबर से चलेंगी हवाई सेवाएं। 20 नवंबर के बीच किराए में की जाएगी बढ़ोतरी। प्रदेश के लिए 2447 करोड़ की परियोजनाओं का एडीबी से हुआ अनुबंध। कई शहरों में बनेगा नमो भवन। परियोजनाओं में दिए जाएंगे पेयजल और सीवरेज कनेक्शन। खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ तविन्या रावत। और अब बात करेंगे खबर उत्तराखंड की। खबर देहरादून से बता रहे, जहां सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का समय अब बदल दिया गया है। दून अस्पताल के सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने बताया कि कोरोनेशन, गांधी, शताब्दी, रायपुर, प्रेमनगर, ऋषिकेश, डोईवाला, सहसपुर और विकास नगर आदि जिले के सरकारी अस्पतालों में नई लागू समय सारणी के अनुसार ओपीडी सुबह 9 बजे शुरू होकर दोपहर 2 बजे के बजाय 3 बजे चलाई जाएगी।
ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एवं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के संवाद रैली का आयोजन किया गया। यह आयोजन NRMU देहरादून द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यूनियन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने शिरकत की, जिसमें रेल कर्मियों ने देहरादून पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया, जहां उन्होंने रेल कर्मियों के कई मुद्दों पर विचार किया। ये जो मुद्दे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुद्दे नए हैं। एक सबसे बड़ा जो नया मुद्दा आने वाला है वो नए वेतन आयोग का है, 8वें वेतन आयोग का है। क्योंकि स्टाफ साइड का JCM का मैं सेक्रेटरी भी हूँ, तो इस विषय पर मैंने जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी से भी बात की है, फाइनेंस सेक्रेटरी से भी बात की है। चुनावों के बाद में सबसे बड़ा सवाल यही उठने वाला है, अगर हमारे 1 जनवरी 2026 से हमारी तनख्वाहें बदलनी चाहिए, हमारे भत्ते बदलने चाहिए, हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर बदलना चाहिए, तो अगर इस पर जल्दी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो एक संघर्ष अनिवार्य है। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में ऊर्जा सचिव और मीनाक्षी सुंदरम ने अभद्र और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार ने सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखा। बॉबी पवार ने सारे आरोपों को नकारते हुए कहा कि वे ठेकेदार नहीं है जो टेंडर के लिए सचिव के पास गए थे, वे एक जनप्रतिनिधि हैं और उसी नाते सचिव के पास कुछ सवाल लेकर गए थे। प्रदेशवासियों को मेरा सादर प्रणाम। और जिस प्रकार से आप सभी ने कल रात से देखा होगा कि तमाम न्यूज़ पोर्टलों में, आज के अखबारों में एक खबर सुर्खियों में है कि बॉबी पवार ने सचिवालय के भीतर जाकर एक वरिष्ठ IAS को जान से मारने की धमकी दी और उन्हें अब जान माल का खतरा है। एक ऐसे बड़े IAS जो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे शासन में बहुत बड़े पद पर हैं, सरकार के भी पसंदीदा IAS हैं और मुख्यमंत्री धामी के भी पसंदीदा IAS हैं। ऐसे IAS का आरोप है कि बॉबी पवार ने जान से मारने की धमकी दी और मुकदमा दर्ज कर दिया। और मैं देख रहा हूं कि DGP तक का बयान है कि बॉबी पवार पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर अगर कोई कानूनी कार्रवाई इस पे बनती है तो आप करिए। खबर देहरादून से, जहां सचिवालय में उत्तराखंड IAS एसोसिएशन ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मिलकर सचिव R मीनाक्षी सुंदरम में अभद्रता करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई सुनिश्चित कराने को मुख्य सचिव को एक पत्र भी सौंपा। एसोसिएशन अध्यक्ष आनंद वर्धन ने मुख्य सचिव को बुधवार को हुई घटना की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने इस संबंध में सचिव गृह को आरोपियों के विरुद्ध तत्काल कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर देहरादून के बन्नू स्कूल के ग्राउंड में आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने मैदान में फैली गंदगी को साफ कर स्वच्छता का संदेश दिया, साथ ही लोगों से भी स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने QR कोड आधारित शिकायत सिस्टम की इस दौरान शुरुआत भी की। राज्य स्थापना दिवस की आज
संदेह है। एक दिन पहले हम सब लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसके 10 वर्ष पूरे हुए। निरंतरता से देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से, तीर्थयात्रियों की दृष्टि से पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। इसलिए हमारे राज्य में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और कल से हम 24 साल पूरे करके 25वें साल में जा रहे हैं। इसमें सभी लोग इस स्वच्छता के अभियान में भी सहभागी बने। खबर लक्सर से है, जहां खानपुर क्षेत्र में आबकारी विभाग पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। जहां पुलिस ने अक्टूबर महीने में 500 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 22 लोगों पर कार्रवाई की है, तो वही 22 पेटी शराब के साथ 5 लोगों पर कार्रवाई की गई, जबकि कई हजार लीटर लहन को भी मौके से नष्ट किया गया। पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी टैक्स फ्री देवभूमि अमान अभियान 2025 चल रहा है, तो इसी को ही सफल बनाने में हमारे एसएसपी सर के निर्देशन में हरिद्वार पुलिस तथा लक्सर पुलिस लगातार इसमें कार्य कर रही है। पिछले माह जैसे कि हम अक्टूबर की अगर बात करें तो हमारे लक्सर क्षेत्र में, जो कि लक्सर सर्कल है, वहाँ पे करीब हमारे 200 से 250 के करीब हमारे जो नशीले इंजेक्शंस हैं उसकी हमने बरामदगी करी तथा अभियुक्तों को हमने जेल भिजवाया। इसके साथ साथ हमने लगभग 200 ग्राम के अराउंड स्मैक के कई मुकदमे हमने इसमें दर्ज करे हैं। पथरी में ही इसी प्रकार हमने 3 मुकदमे स्मैक और एनडीपीएस के हमने लिखे गए हैं इसमें। जैसे कि आप बता ही रहे हैं कि इसमें क्योंकि हमारा शराब भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देहात के क्षेत्र में एक चिंता का विषय है, तो इसमें हम लोगों ने लगभग 500 लीटर के ऊपर हमने कार्रवाई करी है, जो कि कच्ची शराब के ऊपर है, तथा हमने 10,000 से 20,000 लीटर तक का जो लाहन है वो नष्ट करा है। और हम लोग तत्पर हैं कि हम इसी प्रकार से, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभियान है, उसको सफल बनाने के लिए हम निरंतर अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और इसी के लिए हमारी सुबह शाम की हमारी चेकिंग चल रही है, आकस्मिक चेकिंग भी चल रही है और आगे चलते हुए भी हम लोग इसमें ज़्यादा कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। खबर उत्तराखंड में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देवभूमि उत्तराखंड में कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच सरकार एक बार फिर राज्य के विकास के लिए कर्जा लेने जा रही है। बता दें कि दिल्ली में केंद्र सरकार और एडीबी के बीच $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस प्रोजेक्ट में हल्द्वानी में आधुनिक यातायात मैनेजमेंट वाली 16 किमी लंबी सड़क बनाने के साथ ही सीएनजी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन के साथ ही चंपावत, किच्छा, कोटद्वार, विकासनगर में वाटर सप्लाई सीवरेज सिस्टम विकसित किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। राज्य 95,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, जिसके लिए 6,000 करोड़ से ज्यादा का ब्याज हर वर्ष राज्य को भुगतान करना पड़ रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड में कर्ज के पहाड़ का बोझ बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर ये बोझ प्रदेश पर बढ़ने जा रहा है। बताया जा रहा है कि राज्य के विकास के लिए 1,500 रुपए का कर्ज सरकार ले रही है। बता दें कि दिल्ली में केंद्र सरकार और एडीबी के बीच $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस प्रोजेक्ट में हल्द्वानी में आधुनिक यातायात मैनेजमेंट वाली 16 किमी लंबी सड़क बनने के साथ ही सीएनजी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन के साथ ही चंपावत, किच्छा, कोटद्वार, विकासनगर में वाटर सप्लाई सीवरेज सिस्टम विकसित किए जाएगा। बता दें कि प्रदेश में लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। राज्य पर 95,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, जिसके लिए 6,000 करोड़ से ज्यादा का ब्याज हर वर्ष राज्य को भुगतान करना पड़ता है। वहीं जानकार बढ़ते कर्ज पर चिंता जता रहे हैं। देखिए, विकास के लिए कर्ज ज़रूरी होता है। आपके खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सड़क बनानी है और सारी चीज़ें हैं,
जो उत्पादक कार्यों के लिए कर्ज आप ले रहे हैं, जिनसे कल आपको फ़ायदा मिलना है, उसके लिए कर्ज लेना ज़रूरी है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। अभी आप ये समझ लीजिए कि उत्तराखंड पर 95,000 करोड़ तो क्रॉस कर चुका है, इतना तो कर्ज हो चुका है। और उसमें से जो पिछला बजट आप देखें तो 6,000 करोड़ के आसपास तो ब्याज ही है। जो आप ब्याज दे रहे हैं उसके मूल देंगे तो 18, 19, 20 करोड़ हज़ार करोड़ के आसपास ऐसे ही देंगे, तो आपका जो जीडीपी जो आपकी है उसके अगेंस्ट कितना है वो बैलेंस करने के, आपका उत्पादन है उसके हिसाब से तो लेंगे, तो वो बैलेंस ज़रूरी है। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं आप, ये समझिए कि हिमाचल प्रदेश तो आपका 50 साल से ज़्यादा हो गया। नहीं, पहले सरकार हिसाब तो दे। जो 1600 करोड़ रुपया आया है स्मार्ट सिटी के नाम पर, जो हड़प कर गए हो, स्मार्ट सिटी का तिनका भर नजर नहीं आ रहा है। यहाँ सड़कों के गड्ढे दिखाने के लिए एक पूर्व मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है सरकार को आईना दिखाने के लिए। तो जो पैसा आ रहा है केंद्र पोषित योजनाओं के तहत, वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? एक बस एक्सीडेंट हुआ और आपने जो है स्मार्ट सड़कों की बात करनी शुरू कर दी। अब आप कह रहे हैं कि हल्द्वानी में 16 किलोमीटर आप स्मार्ट सड़क बनाएंगे, आप शहरी विकास के लिए पैसा खर्च करेंगे। एडीबी से केंद्र सरकार का $200 मिलियन का करार हुआ है और उसमें से एक बड़ा चंक जो है उत्तराखंड के विकास के लिए आने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन 7.5 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार को यहाँ सत्ता पर काबिज हुए। 7.5 साल में न हमने युवाओं का, न महिलाओं का, न मजदूरों का, न व्यापारियों का, न किसानों का, किसी का विकास होते हुए तो देखा नहीं। देखिए, ये विपक्ष को अपने अंतर मन में पहले झांकना चाहिए कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तब कितना कर्ज लिया, और जब जब कांग्रेस की सरकार रही इन 24 सालों में तब कितना कर्ज लिया। आप अगर देखेंगे तो हरीश रावत जी और 12 से और 17 की सरकार में सबसे अधिक कर्ज लिया गया। तो उनको प्रश्न खड़ा करने का सवाल नहीं है। जब विकास करना होता है तो निश्चित तौर पर कर्ज भी लेना होता है, और कर्ज हैसियत के आधार पर मिलता है। जब प्रदेश की हैसियत होगी तो कर्ज मिलेगा, विकास के लिए अति आवश्यक है। कैसे भी हम जनता के सपनों को पूरा करें, उत्तराखंड राज्य आंदोलन से बना है। आपको बता दें कि प्रदेश का बच्चा बच्चा कर्जदार, हर व्यक्ति पर 75,000 रुपए से ज्यादा की देनदारी, और अब ये लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं एक और जहां राज्य में कर्ज लिया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर विभाग बजट को खर्च नहीं कर पा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजीगत मद 15 अक्टूबर तक यानी 6 माह से अधिक समय बीतने के बाद 35% बजट ही खर्च हो पाया है। शेष अवधि में बचे हुए बजट को खर्च करने का दबाव अब विभागों में बढ़ गया है। अधिकारी इसके पीछे लोकसभा चुनाव की लंबी आचार संहिता और फिर वर्षा काल को वजह बता रहे हैं। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। नहीं, देखिए, उसमें 2-3 चीज़ें जैसे मैंने बता दिया था। एक तो हम लोगों के यहाँ पर वो वेदर जो है हमारा काफ़ी इस बार ख़राब रहा है, नंबर 1। दूसरा जो मैंने कहा हुआ था कि इलेक्शन से हमारे यहाँ पर भी व्यय का स्थिति जो है वो प्रभावित हुई है। तीसरा ये है कि जो हम लोग व्यय की जब एक प्रोजेक्शन करते हैं, उस प्रोजेक्शंस में हम लोग भारत सरकार से भी कितनी धनराशि हमें अवमुक्त होगी उसका भी जो है एक कंपोनेंट वो भी होता है। क्योंकि भारत सरकार में भी नई गवर्नमेंट फिर से स्थापित हो गई है, उनके रिलीजेस लेट से आए हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि सभी राज्यों में इस बार व्यय का जो प्रमाण जो है वो थोड़ा आगे खिसक जाएगा, और हमारे राज्य में भी उसी तरह की स्थिति है। प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में विकास नहीं कर पा रही है, क्योंकि सरकार के पास विकास का कोई रोड मैप नहीं है और विभागों की सुस्ती इतनी ज़्यादा है कि जो बजट है वो खर्च नहीं हो पा रहा है। दिसंबर आने वाला है और 35% बजट ही अभी तक खर्च हुआ है। फिर बजट प्रावधान का क्या फायदा? अगर विभाग अपनी सुस्ती नहीं तोड़ेंगे तो धरातल पर विकास नज़र कहाँ से आएगा? और ये कोई इस साल नहीं हो रहा है, हर साल भाजपा सरकार में यही स्थिति रहती है। इसीलिए विकास धरातल पर नज़र नहीं आता, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। आज हमारे गाँव से पलायन इसीलिए लगातार बढ़ रहा है। आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? और ये गैर जिम्मेदाराना रवैया मंत्री और अधिकारी कब छोड़ेंगे? देखिए, कर्जे पे कर्जे, कर्जे पे कर्जा, एक तरीके से अब ये प्रदेश जो है वो कर्जों के बोझ तले दबता जा रहा है, और दुर्भाग्यवश जो राज्य सरकारें हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं। जो
जो हमारा आय के स्रोत हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं, जिसका कारण सीधा सीधा ये पड़ रहा है कि यहाँ के राज्य को चलाने के लिए लगातार राज्य की योजनाओं को पूरा करने के लिए और अब तो स्मार्ट सिटी के लिए भी कर्ज लिया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का क्या होगा कि 24 वर्ष इस प्रदेश को हो चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार से लगातार कर्ज पे कर्ज जो भी सरकार ले रही है, तो उससे कहीं ना कहीं पर जो नुकसान है, जो आर्थिकी बोझ है, वो यहाँ पर एक आम जन के ऊपर पड़ रहा है और इसका जो भुगतान है भविष्य में यहाँ के लोगों को करना पड़ेगा। कुल मिलाकर पहाड़ प्रदेश पर कर्ज के पहाड़ का बोझ बढ़ता जा रहा है। विकास के नाम पर एक के बाद एक सरकारें कर्जा लेती जा रही है। आलम यह है कि पहाड़ प्रदेश का बच्चा बच्चा कर्जदार है, लेकिन विकास के नाम पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ाया जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर क्यों प्रदेश की सरकार राज्य की कर्ज की सीमा को निर्धारित नहीं कर पा रही है। आखिर और कितना कर्ज का बोझ प्रदेश झेलेगा। आखिर ऐसा विकास किस काम का जो आर्थिक बोझ बढ़ा रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री आवास देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से राज्य की 3 हवाई सेवाओं का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना के तहत देहरादून से उत्तरकाशी और देहरादून से गौचर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा और दिल्ली से पिथौरागढ़ विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई सेवाएं राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होने जा रही हैं। इसलिए सरकार उड़ान योजना के तहत 18 स्थानों पर हेलीपोर्टर्स का निर्माण कर रही है। मुख्यमंत्री ने इन सेवाओं को प्रारंभ करने में सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का आभार व्यक्त किया। खबर गदरपुर से बता रहे, जहां गदरपुर के 15 बटालियन एनडीआरएफ परिसर में आज 4 दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का समापन किया गया। इनमें विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिससे विजेता खिलाड़ियों को और टीमों को 15 बटालियन एनडीआरएफ परिसर में सम्मानित किया गया। मौके पर बोलते हुए कमांडेंट 15 बटालियन एनडीआरएफ सुदेश कुमार दराल ने बताया कि एनडीआरएफ के जवान और अधिकारी विषम परिस्थितियों में काम करते हैं और उन्हें मानसिक तनाव न हो और शारीरिक दक्षता उनकी बनी रहे, इसके लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।